नमस्कार लर्नर्स, मेरा नाम मनीषा राणा है। मैं फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड अप्लाइड साइंस से हूँ। आज का हमारा लेक्चर टाइटल है रिसोर्स प्लानिंग एंड एलोकेशन। यह इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने इससे पहले पार्ट 1 में रिसोर्स प्लानिंग समझा था। अब देखेंगे इस हमारे लेक्चर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इस लेक्चर को पूरा पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि संसाधन नियोजन की अवधारणा और आवश्यकताओं को आप समझ पाएंगे। विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आप पहचान कर पाएंगे। संसाधन आवंटन की प्रक्रिया और इसके घटकों का आप विश्लेषण कर पाएंगे। कार्यस्थल पर संसाधन नियोजन और आवंटन की रणनीतियों को आप समझ पाएंगे। सीमित संसाधन के कुशल और प्रभावी उपयोग की विधियों को आप अपना पाएंगे। इसके अलावा आप समझेंगे कि रणनीतिक संसाधन नियोजन के प्रमुख घटक जैसे कार्यबल नियोजन, डिजिटल टूल्स और मूल्यांकन पद्धतियों को भी आप आसानी से पहचान कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने अपने इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट संसाधन योजना का अर्थ और कार्यस्थल पर इसका महत्व हमने समझा था। विभिन्न प्रकार के संसाधनों की हमने पहचान करना सीखा था कि मानव, वित्तीय, भौतिक और समय। इसके अलावा संसाधनों के कुशल उपयोग और समयबद्ध आवंटन की आवश्यकता को जाना था। हमने यह भी सीखा था कि एक अच्छी योजना से परियोजना की लागत, समय और कार्य गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सकता है। हमने यह भी समझा था कि बिना योजना के संसाधनों की बर्बादी और कार्य में कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। अब हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि संसाधन आवंटन एक 21वीं सदी का कौशल कैसे है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। संसाधन आवंटन एक रणनीतिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों जैसे मानव प्रतिभा, वित्तीय पूंजी, भौतिक सामग्री, समय और तकनीकी साधनों को परियोजनाओं विभागों में इस रूप से वितरित किया जाता है कि संगठनात्मक लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। इसमें आवश्यकताओं की योजना बनाना, उपयोग की निगरानी करना, भविष्य की मांग का पूर्वानुमान लगाना, प्राथमिकताओं की स्थापना करना और परियोजना चक्र के दौरान आवश्यकता अनुसार समायोजन करना शामिल है। इसके अलावा रिसोर्स एलोकेशन क्यों जरूरी है। तेजी से बदलती तकनीक और बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दुनिया में समय, सूचना और रचनात्मकता का अनुकूलतम उपयोग करना आवश्यक हो जाता है ताकि मनचाहे परिणाम प्राप्त किए जा सके। इसके अलावा प्रभावी संसाधन आवंटन दक्षता, लागत बचत और बेहतर परियोजना निष्पादन सुनिश्चित करता है जो अंततः व्यक्तिगत और संगठनात्मक सफलता में योगदान देता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें समय समय पर आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों की समीक्षा और पुनः आवंटन किया जाता है। अब हम समझेंगे कि रिसोर्स एलोकेशन को हम 21वीं सदी का कौशल क्यों कह रहे हैं। वाई इट इज़ अ 21st सेंचुरी स्किल। अब हम इसको समझते हैं। तो पहला आप देखिए, रणनीतिक एवं विश्लेषणात्मक सोच। इसमें डेटा को गहराई से समझना, सही प्राथमिकताएं तय करना और बदलते लक्ष्यों के अनुरूप संसाधनों को संतुलित करना शामिल है, जो कि 21वीं सदी में सोचने और समस्या सुलझाने की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक मानी जाती है। दूसरा, डिजिटल एवं डेटा साक्षरता। जहाँ तक हमारी दुनिया तकनीकी होती जा रही है, उतना ही जरूरी हो गया है कि हम डेटा बनाने, पढ़ने और समझने में पारंगत हों। इसीलिए विश्लेषणात्मक टूल्स, एआई आधारित और डैशबोर्ड जैसी आधुनिक विधियों का उपयोग करना अनिवार्य है। ये सभी डेटा पर आधारित समझ और निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बन गए हैं। आगे बात करते हैं कि यह क्यों एक 21वीं सदी का कौशल कहलाया जाता है। क्योंकि दक्षता एवं लागत अनुकूलन में हमारी बहुत मदद करता है। यह संसाधनों के अनावश्यक उपयोग को कम करके और उनकी उपलब्धता को बढ़ाकर उत्पादकता में निखार लेकर आता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, कर्मचारी विकास एवं मनोबल। कर्मचारी का यह विकास करता है और उनके मनोबल को बढ़ाता है। जब रणनीतिक योजना बनाई जाती है तब कर्मचारी यह महसूस करते हैं कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर जब कर्मचारी को लगेगा कि अगर वो किसी कार्यस्थल पर कार्य कर रहे हैं तो वो उनके लिए महत्वपूर्ण है, इससे उनका क्या होगा, आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता दोनों बढ़ते हैं। जब स्किल्स के हिसाब से संसाधन आवंटन होता है, कर्मचारी में सीखने की ललक बनी रहती है, जिससे संगठन का ज्ञान स्तर भी बढ़ता है और बर्नआउट की संभावना कम हो जाती है।
अब हम बात करते हैं रिसोर्स एलोकेशन फंडामेंटल्स फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन। संसाधन आवंटन की जो मूल बातें हैं, योजना से निष्पादन तक हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परियोजना की योजना से लेकर उसके सफल निष्पादन तक संसाधन आवंटन एक रणनीतिक प्रक्रिया है। आप देखेंगे इसमें बहुत सारी प्लानिंग और एक रणनीति बनाई जाती है, जिसमें उपलब्ध संसाधनों जैसे समय, बजट, कर्मचारी और उपकरण को संगठन के विभिन्न परियोजनाओं, कार्यों या विभागों में इस तरह बांटा जाता है कि दक्षता अधिकतम हो और संगठन के लक्ष्य हमें प्राप्त हों। इसके अलावा इस प्रक्रिया में शामिल है सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पहचान करना, प्राथमिकताएं तय करना और समझदारी से निर्णय लेना कि संसाधन कहाँ सबसे प्रभावी रूप से उपयोग किए जाएं। अब हम बात करते हैं, एक फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं। ये फ्लो चार्ट है रिसोर्स एलोकेशन फ्लो चार्ट। सबसे पहला जो फेज़ आता है वो होता है प्लानिंग फेज़। किसी भी कार्य के सफल निष्पादन के लिए हमें उसको पूर्व नियोजित तरीके से प्लान किया जाना चाहिए। जितनी अच्छी हमारी तैयारी होगी किसी कार्य को करने के लिए ही उसका उतना ही अच्छा निष्पादन होगा, उसका उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो प्लानिंग फेज़ की बात करें तो रिसोर्स एलोकेशन में प्लानिंग फेज़ क्या भूमिका निभाता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई रिसोर्सेज। आपके आसपास आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको उस कार्य के निष्पादन के लिए किन किन रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी, आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि क्या आपको मानव संसाधन की ज़रूरत है, वित्तीय संसाधन की ज़रूरत है, भौतिक की ज़रूरत है, तकनीकी की ज़रूरत है, किन की ज़रूरत है, और उनकी उपलब्धता का आप मूल्यांकन करें। दूसरा, एसेस नीड्स। ये कहता है कि प्रत्येक कार्य और परियोजना के लिए आवश्यक संसाधनों की आप पहचान करें कि कितनी ज़रूरत है आपको। तीसरा, प्रायोरिटाइज टास्क एंड प्रोजेक्ट्स। कौन से कार्य सबसे ज़रूरी हैं और तुरंत संसाधन चाहिए, आप यह तय करें। आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करें कि कौन सा टास्क सबसे पहले आएगा, उसको किस संसाधन की ज़रूरत है। अगर आप सही समय पर सही टास्क पे एक समय पर आप संसाधन पहुंचाते हैं तो आपका कार्य बहुत सफल होता है। लास्ट है आपका डेवलप और रिसोर्स एलोकेशन प्लान। संसाधनों का वितरण कब, कहाँ और कैसे होगा, इसकी आप एक विस्तृत योजना तैयार करें। तो ये आपका एक रिसोर्स एलोकेशन का फ्लो चार्ट था जिसमें हमने प्लानिंग फेज़ को समझा। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन फेज़। आपने प्लानिंग कर ली तो उसका एग्जीक्यूशन फेज़ क्या होगा। असाइन रिसोर्सेज। अब आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं तो आप सही समय पर सही व्यक्ति को सही रिसोर्स क्या करेंगे, असाइन करेंगे। कार्यों और परियोजनाओं को उपयुक्त स्किल्स और लोगों के साथ जोड़ें। यह आपका काम रहेगा रिसोर्स एलोकेशन को समझने में और रिसोर्सेज को एलोकेट करने में। तीसरा कि आपने एक बार रिसोर्स असाइन कर दिए तो उसमें आपका काम वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता। आपने जिस भी व्यक्ति को काम दिया है, रिसोर्स दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर प्रोग्रेस, वास्तविक उपयोग और प्रदर्शन को योजना से मिलाकर देखें। आप देखें कि जिस व्यक्ति, जिस संस्थान, जिस डिपार्टमेंट को आपने रिसोर्स एलोकेट किए हैं, क्या वह उसका सही इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। टाइम टू टाइम उसकी आप प्रोग्रेस करेंगे। फिर लास्ट है आपका एडजस्ट रिसोर्स एलोकेशन। ज़रूरत या अप्रत्याशित बदलावों के अनुसार योजनाओं में बदलाव करें। आपका रिसोर्स एलोकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर लचीलापन नहीं होगा तो आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो ज़रूरत या अचानक से कोई बदलाव आ जाए तो आपके पास इस तरीके के महत्वपूर्ण स्किल होने चाहिए कि आप तुरंत रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकें ताकि जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। अब आगे हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। पारंपरिक जो संसाधन आवंटन के जो परंपरागत तरीके हैं उस पर अगर नज़र डालें तो आप स्क्रीन पे देखेंगे टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच एंड हाइब्रिड अप्रोच। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच क्या है। तो टॉप डाउन अप्रोच को हमने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है, जैसे कि आप देख पाएंगे प्रक्रिया, लाभ और इसकी कुछ सीमाएं। अगर हम प्रक्रिया की बात करें, शीर्ष प्रबंधन बजट लक्ष्य एवं रणनीति तय करता है, फिर उसे विभागों और टीमों में बांटा जाता है।
टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है कि टॉप लेवल से रिसोर्सेज का एलोकेशन लोअर लेवल तक आता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो जैसे कि शीर्ष प्रबंधन बजट, जो आपका शीर्ष हायर मैनेजमेंट है वो बजट डिसाइड करेगा, लक्ष्य डिसाइड करेगा, रणनीति बनाएगा, और उसके बाद फिर वो लोअर लेवल जिनके पास लोअर अथॉरिटी होगी उसे विभागों और टीमों में बांटा जाता है। तो यह एक हायरार्की फॉलो करता है जिसे हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। इसके क्या लाभ हैं? इससे क्या होता है, तेज निर्णय और संगठनात्मक एकरूपता मिलती है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि ग्राउंड लेवल जानकारी का अभाव। कभी कभी अगर सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच से रिसोर्स एलोकेट किए जाएं तो हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, अगर उनकी जो नीड्स रिक्वायरमेंट अगर टॉप लेवल तक नहीं पहुंचती तो एक मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो इसकी अपनी लाभ और इसकी अपनी सीमाएं हैं। तो यह अप्रोच हमने देखा टॉप डाउन अप्रोच। ना दूसरी अप्रोच की बात करें, बॉटम अप अप्रोच, जिसे कि नीचे से ऊपर आवंटन भी कहते हैं। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसकी प्रक्रिया को समझते हैं कि बॉटम अप अप्रोच में जो लोअर अथॉरिटी लेवल में जो लोग काम कर रहे हैं, जो टीम है, वो स्वयं अपनी आवश्यकताओं का आकलन करती है और उसे मंजूरी के लिए ऊपर भेजती है। मतलब ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है उससे उसकी ज़रूरतें, उससे उसकी नीड्स पूछी जाती हैं, उसे क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या बजट चाहिए, कितना समय चाहिए, और फिर वो अपनी सारी जो उनकी जो भी समस्याएं या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उन्हें टॉप लेवल पर भेजते हैं। तो इसके क्या लाभ हैं? इसके सटीक आंकड़े, टीम की जवाबदेही और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि समय, कभी कभी उच्च स्तरीय लक्ष्यों से असंगति हो जाती है। आप मान लीजिए किसी भी संस्थान में अगर सिर्फ बॉटम अप अप्रोच चलेगा तो उसके कुछ लाभ भी हैं कि ग्राउंड लेवल की जो अथॉरिटी है वो अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को अपर लेवल तक भेज सकती है। लेकिन अगर हायर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है तो वो रिक्वायरमेंट्स को सुनकर भी अनसुना कर सकता है। तो हम यह नहीं कह सकते कि रिसोर्स एलोकेशन में सिर्फ बॉटम अप अप्रोच ही चलेगा या टॉप डाउन अप्रोच चलेगा। अगर हम किसी भी रिसोर्स को एलोकेट कर रहे हैं तो हमें उसमें टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच को इंटीग्रेट करके इसको इन दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी रिसोर्स के एलोकेशन में। फिर हम बात करते हैं संकर, इसे बोलते हैं हाइब्रिड। इसके 3 भागों में बांटा गया है। इसकी प्रक्रिया क्या है? शीर्ष से प्रारंभिक दिशा और बजट तय, इसके बाद टीम इनपुट देती है और दोनों मिलकर संसाधन आवंटन को परिष्कृत करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच की तरह कि सिर्फ हायर लेवल अथॉरिटी ही सारी चीज़ें डिसाइड करेगी। इसमें हाइब्रिड मोड इसलिए इसका नाम दिया गया है कि इसमें जो हायर मैनेजमेंट जो बैठा हुआ है वो टीम से इनपुट देती है और टीम से इनपुट लेती है और फिर दोनों ही मिलकर संसाधन आवंटन को परिष्कृत करते हैं। इसके क्या लाभ हैं? इसके बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि रणनीति तथा यथार्थ का संतुलन बना रहता है और सबसे इम्पॉर्टेंट टीम की सहभागिता होती है, कोलैबोरेशन होता है टीम का। इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, जैसे ये कभी कभी बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है और सबसे ज़रूरी इसमें टॉप और जो डाउन अप्रोच है दोनों में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, संवाद की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी या तो टॉप मैनेजमेंट या आपका डाउन मैनेजमेंट अगर दोनों ही रिजिड हो जाएं तो बात नहीं बनती। तो इसलिए इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन का। तो ये आपने हाइब्रिड अप्रोच देखा रिसोर्स एलोकेशन का। अब हम बात करते हैं मॉडर्न टूल्स फॉर रिसोर्स एलोकेशन, आधुनिक संसाधन आवंटन उपकरण। अभी तक आपने परंपरागत देखा था, अब आप देखिए आधुनिक। तो इसमें हमने जो 2 अप्रोच की बात कर रहे हैं आप स्क्रीन पे देखेंगे। ERP सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। दूसरा रिसोर्स एलोकेशन मैट्रिक्स एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड RAM DRAP। अब बात करते हैं ERP सिस्टम की। ERP सिस्टम क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। यह एक प्रणाली है, अनुसंधान परियोजनाओं में संसाधनों के आवंटन को सुव्यवस्थित करती है। यह वित्त, मानव संसाधन, उपकरण और अनुसंधान समय सीमा जैसे विभागों को एकीकृत प्लेटफॉर्म पे जोड़ती है। ERP सिस्टम एक डिजिटलाइज सिस्टम है जिसमें आप देखेंगे कोई भी रिसोर्स एलोकेट किया जाता है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएगी। फाइनेंस, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर
हम रिसोर्स को अन्य लोगों को, विभागों को उनकी ज़रूरत अनुसार बांट सकते हैं। अब कैसे सहायक है ईआरपी अनुसंधान, देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, बजट नियोजन। विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय संसाधनों का जो आवंटन करता है। बजट नियोजन, इसमें एक जगह पर बिल्कुल लिखित रूप से आपको फ्यूचर में भी अगर आपको निकालना है तो तुरंत आपके सामने वो आ जाएगा। तो ये एक जगह पर, एक ही जगह असेंबल होकर सिस्टमेटिक ढंग से आपके पास रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंस के लिए। अब जैसे कि आपको पता है कि वित्तीय संसाधन एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है और इसका उपयोग हमें बहुत प्राथमिकता और बिल्कुल सही ढंग से किया जाना चाहिए। दूसरा, मानव संसाधन प्रबंधन। शोधकर्ताओं, सहायक स्टाफ और संकाय सदस्यों को उनकी विशेषज्ञता और उपलब्धता के आधार पर कार्य सौंपता है। जैसे कि अगर आपके वहाँ जो एम्प्लॉय हैं, हर व्यक्ति के पास सारे प्रकार के कौशल नहीं होंगे। कोई व्यक्ति किसी काम में बहुत अच्छा होगा तो उसको उसकी अनुसार, उसकी विशेषज्ञता के अनुसार काम सौंपा जाता है। तीसरा, उपकरण आवंटन। प्रयोगशाला उपकरण हो गया, सॉफ्टवेयर और सामग्रियों को ट्रैक करता है ताकि सही संसाधन सही परियोजना को मिल सके। तो ईआरपी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। आप सारे रिसोर्सेज को एक प्लानिंग के थ्रू एलोकेट कर सकते हैं और सबसे बढ़िया बात कि आप उसको एक समय के बाद मॉनिटर कर सकते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट दे सकते हैं, टिप्पणियाँ जोड़ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। इसमें आपका डेटा कहीं पर भी खो नहीं जाएगा। तभी एक ये डिजिटल टूल है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने है, जिसने हमारे कार्य को और ज़्यादा आसान बना दिया है। लास्ट है समय सारणी समन्वय। अनुसंधान कार्यों को संस्थान की समय सीमा के अनुसार समन्वित करता है। तो यह आपका बहुत इम्पॉर्टेंट ईआरपी अनुसंधान के बारे में आपको बताया गया है कि किस तरीके से इसमें आवंटन किया जाता है। अब हम बात करते हैं रैम की, संसाधन आवंटन मैट्रिक्स इसे बोला जाता है, जिसका उत्तरदायित्व आवंटन मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब यह क्या है? यह एक व्यवस्थित तालिका होती है जो दर्शाती है कि किसी अनुसंधान परियोजना में कौन क्या कार्य करेगा। RAM, रैम कह लीजिए, इसे सामान्यतः RACI फॉर्मेट में उपयोग किया जाता है। R स्टैंड फॉर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, जो कार्य करता है। A उत्तरदायी, अकाउंटेबल, जो अंतिम रूप से उत्तरदायी होता है। C कंसल्टेड, परामर्शदाता, जिसकी राय ली जाती है। I सूचित, इन्फॉर्म, जिसे जानकारी दी जाती है। तो जो रैम मैट्रिक्स है वो किस फॉर्मेट पे काम करेगा? RACI फॉर्मेट पे काम करेगा। इसमें आपको रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड और इन्फॉर्म्ड, RACI फॉर्मेट। अब ये कैसे सहायक होता है इसकी बात करते हैं। पहला, यह पहले से ही भूमिकाएं स्पष्ट करता है। प्रत्येक टीम सदस्य की जिम्मेदारी तय करता है, जैसे कौन डेटा कलेक्ट करेगा, कौन उसका एनालिसिस करेगा, कौन उसको लिखित रूप से मेंटेन करके रखेगा। दूसरा, जब RAC फॉर्मेट, जैसे कि आपने पहले देखा कि ये फॉर्मेट रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, तो भ्रम को रोकता है, कार्यों के दोहराव से बचाता है और स्वामित्व स्पष्ट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे रिसोर्स एलोकेशन में देखा जाता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी कभी दो व्यक्ति एक ही काम कर रहे होते हैं, जिससे समय की बर्बादी होती है। तो रिपीटेशन ऑफ वर्क को रोका जाए, एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से इसको सही ढंग से कार्य पर लेकर आए, इसलिए रैम अनुसंधान हमें सहायक होता है। तीसरा, संसाधनों का अनुकूलन करता है, विभिन्न कार्यों में मानव संसाधनों और कौशल का संतुलन बनाता है। उत्तरदायित्व को बढ़ाता है, यह स्पष्ट करता है कि कौन किस कार्य के लिए उत्तरदायी है, जिससे निष्पादन सुधरता है। पारदर्शिता बढ़ाता है, सभी हितधारकों को टीम का कार्य वितरण स्पष्ट रूप से दिखता है। ट्रांसपेरेंसी आप देख लीजिए इज़ अ की। रिसोर्स एलोकेशन हो या टीम में कोई भी काम हो, ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी चीज़ होती है, जिससे आपका कार्य बहुत सुचारू रूप से और सही ढंग से निष्पादित होता है। अब हम बात करें
प्रभावी संसाधन आवंटन 21वीं सदी के कार्यस्थल की अनिवार्यता। क्यों ज़रूरी है? हम इतना सारी चीज़ें, इतने सारे टूल्स, इतने सारे आप ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस पढ़ रहे हैं रिसोर्स एलोकेशन के लिए, तो यह एक 21वीं सदी के लिए एक अनिवार्य कौशल क्यों बन चुका है? क्यों? तो बात इसका आप आंसर देखेंगे कि दक्षता में वृद्धि। अगर आपकी रिसोर्स प्लानिंग और आपने उसको एलोकेट सही ढंग से किया है तो दक्षता में वृद्धि होगी। जब सही संसाधन सही समय पर सही जगह इस्तेमाल होता है तो काम न सिर्फ तेज़ी से बढ़ता है बल्कि गुणवत्ता भी बेहतर होती है। हर प्रयास का असर दिखने लगता है। दूसरा, बेहतर निर्णय निर्माण। जब आपको पता हो कि आपके पास कौन कौन से संसाधन हैं तो आप बेहतर सोच के साथ सही फैसले ले सकते हैं बिना किसी अटकाव के। तीसरा, समय प्रबंधन। हर काम की एक तय सीमा होती है। जब संसाधनों को समय के अनुसार बांटा जाए तो काम समय पर पूरा होता है और तनाव भी कम होता है। चौथा, लागत पर नियंत्रण। अगर हमें पता हो कि क्या चाहिए और कितना चाहिए तो ना फिजूल खर्ची होती है और ना ही किसी ज़रूरी चीज़ की कमी होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे लचीलापन और अनुकूलता को यह बढ़ावा देता है। अगर किसी योजना में अचानक बदलाव आए तो संसाधनों को तुरंत नया रूप देना संभव होता है। यह लचीलापन आज के कामकाजी माहौल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा, डेटा आधारित योजना। आज के डिजिटल ज़माने में हम हर चीज़ का डेटा रख सकते हैं। इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि संसाधन कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है और भविष्य के लिए हम इसको बेहतर योजना बना सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे आजकल ट्रेडिशनल अप्रोच रिसोर्स एलोकेशन बहुत ज़्यादा चलन में नहीं है। आजकल हम मॉडर्न अप्रोचेस के साथ रिसोर्स एलोकेट करते हैं, जैसे कि हम ERP सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं या फिर RAM मैट्रिक्स का हम यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि इस लेक्चर के बाद आप क्या क्या समझ सके और आप में क्या बदलाव आया। इसके लर्निंग आउटकम्स कुछ इस प्रकार हैं। हमने देखा कि संसाधन आवंटन का महत्व समझा कि संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। संसाधन आप किस तरीके से आप उसको एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। सही संसाधन को सही कार्य के लिए उपयोग करना। हमने यह भी सीखा कि प्रभावी आवंटन से समय, पैसा और प्रयास की बचत होती है। डिजिटल टूल्स की मदद से डेटा आधारित योजना बनाकर हम भविष्य के लिए तैयार रह सकेंगे। परियोजना की सफलता में योजनाबद्ध आवंटन की हमने भूमिका को जाना। वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से हमने व्यवहारिक अपनी समझ विकसित करी। इसके अलावा हमने सीखा कि मॉडर्न टूल्स की मदद से हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं और उसको सही ढंग से यूज़ में ला सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जोखिम प्रबंधन और समस्या समाधान, रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। That's all for today. Thank you so much.